FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि वातावरण जैसे जैसे प्रदूषित हो रहा है, जिसमें कि बहुत से कारण हैं। हमारी हवा प्रदूषित है, हमारा पानी प्रदूषित है, जो हम खाते हैं वो सब्जियां, फल प्रदूषित होती जा रही हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, रोज का टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच रहा है। और जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और हमारे आज एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रविंदर खेवाल, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर रविंदर खेवाल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इस प्रदूषित वातावरण के कारण क्या क्या समस्याएं और क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं? देखिए, आज हम जिस युग में बैठे हैं, या हम कहते हैं, अब युगी मैं कहूंगा इसे, आज कोविड की एक महामारी हमने देखी। अगर हम इस कोविड की महामारी का कारण अगर देखें तो शायद ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर है। ये वायरस, बैक्टीरिया, ये नेचर में हमसे पहले आए और हमारे बाद भी रहेंगे। लेकिन हमारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ये जो जूनोटिक डिजीज हैं या इनके जो होस्ट होते हैं वो परिवर्तित हो गए, क्योंकि होस्ट, एनवायरनमेंट और एजेंट का एक इंटरेक्शन होता है। हमने उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। तो इसी वजह से, तो अगर आप कोविड या कोरोना वायरस की बात करें तो वो भी एनवायरनमेंट में थे, लेकिन हमारे नेचर की एक्सप्लॉयटेशन से उन्होंने होस्ट चेंज किया, मॉडिफाई किया। दे आल्सो नीड टू सर्वाइव एक्चुअली, और हम ये महामारी देख पाए। तो इस तरह से जो हमारा डिस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देखिए कि हम डेली लाइफ में हर तरह से पोल्यूशन करते हैं। चाहे सुबह उठने के बाद से हमारे वाटर को हम पोल्यूटेड करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम गाड़ी लेते हैं तो हमारे एयर को हम पोल्यूटेड करना शुरू कर देते हैं, हमारा फूड वेस्टेज होता है, हमारे कचड़े को अलग हम नहीं करते। तो ये सब जो है पोल्यूटेंट का कारण बनते हैं। हमारे खेतों में अगर आप देखें तो हमारे बहुत से किसान भाई, जहां आप कह सकते हैं कि जैविक खेती अपना रहे हैं, लेकिन प्रेशर होने की वजह से कुछ भाई जो है पेस्टिसाइड और एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो है बीमारियों का कारण बनते जा रहे हैं। और इसी चीज पर हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हम ये प्रदूषित तत्व को कम करें। क्योंकि अगर हम इनकी बात करें कि ये प्रदूषक तत्व होते क्या हैं, तो ये सारे टॉक्सिक मेटल्स, वोलेटाइल और परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 2013 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डीजल एग्जॉस्ट को कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर दिया। इसकी 4 कड़ियां होती है। means not carcinogenic to human, then probable carcinogenic to human, possible carcinogenic to human, and then non-human carcinogen. Means there are sufficient evidence to declare that this is a known carcinogen. तो ये सारी चीजें जो हैं एविडेंस के बेस पे बनती हैं। और अब आप देखेंगे कि डीजल यानी कि एयर पोल्यूशन जो है वो एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है। इसी तरह से इसके अंदर अगर हम देखें तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। दे आर द फर्स्ट नोन कार्सिनोजन इन द एयर आल्सो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने शब्द इस्तेमाल किया कार्सिनोजेनिक, यानी जो पदार्थ जो कि कैंसर जैसे बीमारी हमारे उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें तो पर्यावरण की वजह से जो बीमारियां हैं, जहां हम बात कर रहे थे कि ये वाटर बोर्न डिजीज तो कम्युनिकेबल डिजीज तो है ही, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो आप बात करें कैंसर की, चाहे आप बात करें COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की, आप स्ट्रोक की बात करें, रूमेटिक हार्ट डिजीज की बात करें, स्टिल बर्थ की बात करें, तो ऑल दीज इंपैक्ट्स यू विल सी दैट दे आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। डॉक्टर साहब, हम चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको पहले कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो हेलो, कार्यक्रम में स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम इंद्र सिंह है। हाँ जी, इंद्र सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं? खन्ना से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है, जो हम वाटर टैंकी होती है ट्यूबरेटर वाली जी, हाँ जी, जो सर घर को सप्लाई देती है, उसमें सर जो क्लोरीन आती है वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है? डॉक्टर रविंदर, इन्हें बताइए कि पानी में जो क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर, क्या वो सेहत के लिए ठीक है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, क्या है कि हमारे गांव में ये जो कम्युनिटी वाटर वर्क स्टेशन है, इनके ऊपर हम पानी इकट्ठा करते हैं और उसमें फिर क्लोरीन ऐड करते हैं, ताकि ये जो मौसम है, ये इन्फेक्शियस डिजीज जो हमारे को बीमारियां हैं, मतलब जो इन्फेक्शियस एजेंट से होती हैं, आप कह सकते हैं डायरिया हो गया
या अदर एजेंट हैं, सैल्मोनेला हो गया, टाइफी, तो ये जो डायरिया या टाइफाइड जैसी बीमारियां ये इससे हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम पानी में क्लोरीन यूज करते हैं, विच इज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट टू डिसइंटीग्रेट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरसेस। तो ये जो है पानी में मिलाने से ये सब मर जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जब हम पानी को आप कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं तो ये क्लोरीन जो है गैस बाहर निकल जाती है और हम पर इसका प्रभाव नहीं होता है। एक सर ये बताएं, जो कहीं सड़क से पाइप टूट गया है, खड्डा पड़ गया है, वहां से तो कोई बैक्टीरिया मौजूद होकर फिर अपने घर में घुस जाते हैं, उसका मैंने कंप्लेंट भी किया 2-3 बार, वो आते नहीं है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जब इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई होती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए पानी सप्लाई हो रहा है, तो उसमें फुल प्रेशर होता है, जिसे हम पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। तो उस समय उसमें क्लोरीन भी है और पानी की सप्लाई जब हो रही है तो उसमें उस समय का अगर हम पानी यूज करते हैं तो ये कोई भी वाटर बोर्न डिजीज जो है वो होने की संभावना नहीं है। लेकिन जैसे ही पानी जाएगा तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और आसपास अगर कोई गंदगी है तो वो उस पानी के साथ कुछ बीमारी वाले कीटाणु ला सकती है। तो इसलिए जो शुरू का पानी है और आखिर का पानी है वो इस्तेमाल ना करें और इंश्योर करें कि आपकी जो कम्युनिटी वाटर सप्लाई है उसमें प्रॉपर क्लोरिनेशन हो। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हमने कह दिया कि बहुत सी बीमारियां इस वजह से होती हैं, लेकिन एकदम से इस प्रदूषण को बंद करना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल बन गया है। हम बहुत से उपकरण यूज करते हैं जिनसे ऐसे पदार्थ हमारे नेचर में निकलते हैं और हम हवा जिसका हम सांस लेते हैं वही प्रदूषित हो जाती है। तो पहले हम बात करते हैं हवा से ही। हवा प्रदूषित होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, मैंने जिन बीमारियों का अभी जिक्र किया, लोगों से जब हम पूछते हैं कि एयर पोल्यूशन से आपको क्या लगता है, तो वो लंग रिलेटेड डिजीज पे फोकस करते हैं, यानी कि सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर हम टोटल देखें कि 100 लोगों में से कितने लोगों की मौत होती है, तो शायद 23 या 24 लोग जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से अफेक्टेड होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो स्ट्रोक, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि यंग बॉय और यंग पर्सन डाइड, पता ही नहीं क्यों था, तो वो एक कारण होता है। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिजीज, मतलब ऐसी आप कह सकते हैं कि आपकी धमनियों की स्थिति हो जाती है कि उसमें प्लेक डिपॉजिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन एक्सपोजर, और फिर वो एक रूमेटिक हार्ट डिजीज का रूप ले लेता है। ये बीमारी जो है जैसे कोर पल्मोनल, वो हैवी स्मोकर में देखी जाती थी, लेकिन अब जो पोल्यूटेड रीजन में रहते हैं उनमें भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, ये सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर हम देखें तो प्रीमैच्योर बेबी, स्टिल बर्थ, तो ऑल दीज थिंग्स, यू नेम एनी डिजीज और वो आप देखेंगे कि पोल्यूशन से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब, हवा में प्रदूषण हुआ और हम किसी कार्य की वजह से उसी माहौल में रह रहे हैं, हम अपना काम भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि कमाएंगे तो परिवार पलेगा। तो उस स्थिति में रहते हुए, उस वातावरण में रहते हुए हम किस तरह बच सकते हैं ऐसे माहौल से? देखिए, जहां सरकार की एक अपनी जिम्मेदारी है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसी भी आई हैं। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई कि आपके 15 ईयर या 20 ईयर कहीं कहीं पर व्हीकल जो है वो स्क्रैप हो जाएंगे। तो हमें समझना होगा कि वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड थे और अभी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम उनका पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बट उनको इंसेंटिव दिया ताकि वो नए पोल्यूशन लाएं, जिसमें जो अब भारत सरकार BS6 की तरफ चली गई है, यानी कि जो हमारे पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो लगभग आधे हो गए हैं। जो आपका जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का आप सर्टिफिकेट लेते हैं, यानी कि आप देखेंगे जो PUC है उसको आप अगर देखें तो आपको बस ये जल्दी रहती है कि यार इसको क्लियर कर दे, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा व्हीकल वाकई में PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रहे। तो ये पहली चीज है। उसके अलावा शुरुआत करें कि अपने आसपास हम वॉक करके जाएं, हम जो कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां जो हैं जैसे कि सूखा और गीला कूड़ा अलग कर देना। आपको पता है कि अगर आप इसको करते हैं तो आपके शहर का 25% एयर पोल्यूशन जो लैंडफिल है उसको जो बढ़ाव है, जो हमारे कुछ शहरों में हम देखते हैं, दिल्ली में आपने एंटर करते हुए देखी, चंडीगढ़ में आपने डड्डू माजरा में देखी, आप करनाल के पास देखते हैं, तो ये जो पहाड़ है हम इनका बनना रोक सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ऐसे वातावरण में सांस लें या कुछ वर्जिश करें जिससे कि आपके लंग्स ताकतवर हों, आपको सांस लेने में समस्याएं ना आए, तो वो सब चीजें क्या कर सकते हैं हम अपनी जिंदगी में शामिल? जैसे कि कहते हैं कि योग में प्राणायाम
या सुबह उठकर सैर करना, ये सब चीजें किस तरह मदद कर सकती हैं ऐसी समस्या? देखिए, हमें ये समझना होगा कि जो पोल्यूटेड एयर है, पहली चीज तो अगर एयर ज्यादा पोल्यूटेड है तो आप खुले में आप ये प्राणायाम या योगा नहीं करेंगे, आपको घर के अंदर ही और लो ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज करनी होगी। और दूसरी चीज, हम सोचते हैं कि सुबह के समय वॉक कर लेते हैं, शाम के समय हमें अपने सिटी का पोल्यूशन स्तर भी देखना होगा कि इस समय बढ़ा हुआ तो नहीं है। और तीसरी चीज, मैंने काफी लोगों को देखा है कि सड़क के किनारे किनारे दौड़ना पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा जो मेन रोड्स हैं उनसे थोड़ा हटिए और कहीं जो आसपास पार्क है वहां पर आप दौड़ने चाहिए, जहां पर प्रदूषण का स्तर प्राकृतिक रूप से थोड़ा कम है। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आपके शहर के पोल्यूशन के स्तर के अनुसार। तो क्या कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जिनसे हवा की पोल्यूशन जहां हम रहते हैं उन्हें कम किया जा सकता है? देखिए, अभी तो ऐसे उपकरण मैं कहूंगा कि कमर्शियल यूज के लिए ही हैं। आप देखेंगे कि हमारे घरों के अंदर इंडोर फिल्टर हम लगा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। या हमने देखा है कि किसी किसी शहर में एयर प्योरीफायर बड़े बड़े से लगा दिए गए हैं, जिसको हम स्मोक टागर भी बोल देते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पे ज्यादा फोकस रखते हैं, तो हम इसमें यही कहते हैं कि एयर पोल्यूशन एट सोर्स जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, नॉट अलोंग द वे और एट ए पर्सनल लेवल, एक्सपोजर लेवल। जब आपने पर्सनल लेवल कहा, उसको थोड़ा सा विस्तृत में जानकारी दी। देखिए, अगर पोल्यूशन जो है वो निकल रहा है हमारे एग्जॉस्ट से, तो हम एग्जॉस्ट से ही कम कर दें, यानी कि हम नए स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रिक व्हीकल लें तो कोई धुआं ही नहीं है। तो पहली चीज तो ये हो गई, आपने एक डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल से मूव कर दिया। अब क्या है कि वो अलोंग द वे आ गया है, तो ये स्मोक टावर और फिल्ट्रेशन जो हमारे इंडोर फिल्टर आप कह सकते हैं उनका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन तीसरी चीज है कि पर्सनल लेवल, तो वो हम मास्क लगाकर हम उसका इस्तेमाल कर बेसिकली एयर पोल्यूशन एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन कंप्रोमाइज्ड है तो हम रिकमेंड करेंगे कि हाई पोल्यूटेड एरिया में आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें। जो ये मास्क है ये फाइन पार्टिकल को तो कम कर देगा, लेकिन जो हमारे वोलेटाइल या सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं उनका एक्सपोजर की संभावना फिर भी बनी रहती है। तो इसका मतलब ये तो एक पूरी समाज की ओर से एक तरह की मूवमेंट होनी चाहिए कि उन सभी का हम इस्तेमाल ही कम से कम करें जो प्रदूषण फैला रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप मुझसे कहें तो हमारी संस्कृति जो है वासुदेव कुटुंबकम की आधारित है, और उसमें शुरू से ही रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, इन्हीं कंपोनेंट पे हम काम करें तो हम अपने प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमें अपने बुजुर्गों से सीखने की जरूरत है। आप भले ही नई टेक्नोलॉजी, नए एडवांसमेंट ले आए, लेकिन जो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी कहा जाता है कि वी इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट वी बोरो इट फ्रॉम यंगर जनरेशन। तो हमारे जो पुरानी पीढ़ियां हैं उनके तौर तरीकों को समझें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं, ताकि हम दोनों के बीच कहीं एक संतुलन स्थापित कर सकें। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता ऑनलाइन है और वो हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। थैंक यू वेरी मच। आई एम रोमा फ्रॉम पटियाला। रोमा जी, बहुत बहुत स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर खैवाल हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वातावरण प्रदूषण होने की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। गर्मी का मौसम है, इस मौसम में क्या क्या बीमारियां हमारे पर प्रहार कर सकती हैं और उनसे किस तरह बचा जाए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा यही प्रश्न है कि आजकल इतनी ज्यादा गर्मी है, तो ये लेबर को ही हम देखते हैं जो इतनी हीट में काम करती है, तो इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। धन्यवाद, आपने बहुत सही सवाल किया कि अगर हम देखें तो टेम्परेचर इस समय 40+ हो गया है, और ये जो 40+ है तो हम कहते हैं कि इससे हीट रिलेटेड इलनेस हो सकती है। यानी कि अगर हम हीट रिलेटेड इलनेस की बात करें तो ये एक्सेसिव एक्सपोजर टू द सन, उसके अलावा ह्यूमन बॉडी उसका क्या स्टेटस है, और आप कह सकते हैं कि जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन है और क्या एक्टिविटी हम कर रहे हैं। आपने बताया लेबर, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हीट रिलेटेड इलनेस काफी जो है इम्पैक्ट दिखाए। अब ये जो लक्षण हैं ये सामान्य भी हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, आप कह सकते हैं कि वोमिट होना, या इसके अलावा आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्रैम्प होने लगते हैं, यानी कि आपकी मसल्स जो हैं उनमें दर्द होने लगता है। तो ये सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन एक्सट्रीम केसेस ये हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसे हम उष्माघात बोलते हैं। यानी कि एक तरह से आपकी जो शरीर है वो लाल पड़ने लगता है, आपको वोमिट की फीलिंग आएगी और सिर चकराने लगेगा। तो ऐसी जो स्थितियां हैं इसमें तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत होती है। और डॉक्टर साहब इन चीजों से कैसे बचा जाए।
ये बहुत सही, आप और हम मिलके इससे बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये समझना होगा कि इससे कुछ वनरेबल पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो लोग किसी मेडिकेशन को ले रहे हैं, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन, हमारे बुजुर्ग लोग और बच्चे खासतौर। तो इससे बचाव के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो पीक सन आवर है, यानी कि धूप के समय 12 से 4 के बीच ना निकलें, और अगर निकलना पड़ रहा है तो हम एक छाता और एक पानी की बोतल अपने साथ रखें। अपने सिर को हम कवर कर सकते हैं, चाहे वो गमछा हो, टोपी हो, या आप कह सकते हैं कि किसी और भी माध्यम से हम अपने सर को ढक कर रखें। और अगर हम बात करें कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो जो हमारे सामान्यतः पेय होते हैं, जैसे पंजाब का जो क्षेत्र है वो लस्सी के लिए मशहूर है, तो आप उसको नियमित अंतराल पे लेते रहें अगर आपको निकलना पड़ रहा है। और जो लोग हीट में काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे किसान भाई हैं, हमारे जो रिक्शा पुलर हैं या डिलीवरी बॉयज हैं, तो उनके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट लेते रहें, निरंतर धूप में ना खड़े रहें। और डॉक्टर साहब, लस्सी कैसी पीनी है, स्वीट और नमकीन लस्सी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो डेफिनेटली आप अवॉइड करना चाहेंगे नमकीन लस्सी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि अपनी हेल्थ कंडीशन को देखिए, और मैं तो ये कहूंगा कि न मीठी पीजिए न नमकीन पीजिए, जो सामान्य हमारी लस्सी अवेलेबल है हम उसे पी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, नींबू पानी डाइट में और हम क्या कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं? ये बहुत ही सही चीज है। देखिए क्या है कि जब गर्मी ज्यादा होती है तो उसके लिए भारत सरकार ने भी जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें यह कहा है कि आप हल्का भोजन लें। हल्का भोजन का मतलब यह है कि इस समय हम हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि पनीर, या आप कह सकते हैं कि जो मीट है उससे बच सकते हैं, और ताजा फलों का हम सेवन करें, ताजी सब्जियां खाएं। और जो हमारे बच्चे, मुझे अपने घर का एक्सपीरियंस है, लौकी, तोरी, जो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल है उन्हें खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप उनको उसको खाने के लिए प्रेरित करें। रोमा जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हवा के बाद चलते हैं पानी पर। बहुत जरूरी है, बिना पानी पिए, बिना लिक्विड्स लिए हमारा शरीर नहीं आगे बढ़ सकता। तो पानी में भी आजकल बहुत तरह के पोल्यूटेंट्स मिलने लगे हैं, उनका किस किस तरह नुकसान हो सकता है और कैसे उनसे बचा जाए? देखिए, अगर आप पानी की बात करें तो हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर किया। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप देखें तो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि वी सी वाटर एवरीवेयर, but only 0.5% is the fresh water which is available to the whole humanity। और उसमें सोचिए कि इंडिया के पास जियोग्राफी के लिए कितना है और कितना कम वाटर अवेलेबल है। अब बात करें जैसे पंजाब रीजन की या हरियाणा रीजन की, या जहां हम देख रहे हैं, तो जो पंजाब रीजन है वो 5 नदियों का रीजन था। अब आप देखिए कि ग्राउंड वाटर जो है वो ब्लैक जोन में पहुंच चुका है। आप पंचकुला जैसे ये आसपास का रीजन है तो देखिए वहां पे पानी ऊपर से ही निकलता था, आज वो ग्राउंड वाटर टेबल जो है बहुत नीचे चली गई है। तो जब नीचे जाती है तो जो ग्राउंड वाटर कैविटी होती है उसमें से जब पानी निकल के आता है तो वो अपने साथ कुछ केमिकल सब्सटेंस लीच करके ले आता है। और ये केमिकल सब्सटेंस जो है टॉक्सिक मेटल्स जैसे क्रोमियम, लेड कह सकते हैं, आर्सेनिक बहुत कॉमन है। तो ये जो पोल्यूटेंट है, फ्लोराइड जो है, ये सब उसमें मिल जाते हैं, और उसका जब हम सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में इन टॉक्सिक एलिमेंट या मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो पानी, जब जैसे आपने पहले जिक्र किया था कम्युनिटी वाटर का, वाटर सप्लाई है, तो क्या वहां पे जो सप्लाई सिस्टम है उसमें ध्यान रखा जाता है कि ये सब मेटल्स, ये सब टॉक्सिक एलिमेंट्स उस पीने के पानी में ना आए? देखिए, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यस, इन सब पानी की पहले जांच होती है और उसी के बाद सरकार जो है उस वाटर वेल से पानी की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित करती है। तो डॉक्टर साहब, जो घरों में फिल्टर्स लगाए जाते हैं उनका क्या रोल होता है? देखिए, हम लोग अगेन इस पे कई बार चर्चा करते हैं कि क्या हमें फिल्टर लगाने की जरूरत है या नहीं है। पहली चीज तो 2 चीजें, अगर आपका टीडीएस लेवल लेस देन 500 है, आपको, मुझे नहीं लगता कि ये जो फिल्टर है इनकी जरूरत है। हाँ, आप यूवी रेडिएशन या वाटर ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डायरिया होता है या टाइफाइड की संभावना है, तो वो जो है वो मर जाएंगे। लेकिन अगर आपका पानी पहले से ही क्लियर है तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एरिया में टीडीएस बहुत ज्यादा है, यानी कि टोटल डिसॉल्व साल्ट या सॉलिड की हम बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा है, तो आपको फिर फिल्टर की जरूरत होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि अननेसेसरी लोग वाटर को जो है ट्रीट करते हैं, आरओ से करें या आप अन्य माध्यम से करें, तो उसके भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप घर पे आरओ या यूवी कोई भी फिल्टर लगवाते हैं
तो पहले किसी विशेषज्ञ से जांच करवा लें कि जो आपके पास पानी आ रहा है वो कैसा है, फिर कुछ ना कुछ आगे आप जो भी प्रबंध करें। बिल्कुल। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश होती है कि वाटर जो है वो सेफ टिल द लास्ट पर्सन जो है सप्लाई हो। डॉक्टर साहब, ये जब हम बात करते हैं प्रदूषित पानी की, और आने वाले समय में अब इस गर्मी के बाद बरसात आएगी, फिर हमारी पानी से रिलेटेड बीमारियां भी बढ़ेंगी, तो उनका क्या कारण होता है? कौन सा पानी पीने से कैसी बीमारी हो जाती है? देखिए, जो बरसात में हम कहते हैं कि हम खुले में जब पानी रख देते हैं या वाटर बॉडीज, तो उसमें जो मक्खियां बैठ जाती हैं या वर्म्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हमारे को बीमारी की संभावनाएं रहती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उल्टी दस्त लगना, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि टाइफाइड हो जाना, तो ये निरंतर खराब पानी पीने की वजह से हो सकता है। इसको अगर आप देखें तो हम बहुत ही बेसिक चीजें, पहली चीज तो कि जब वाटर आ रहा है तो इंश्योर करें कि सेफ सोर्स से आ रहा है, उसका जो स्टोरेज है वो सेफ हो। उसके बाद जब हम उसको यूजेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, यानी कि पानी लेते समय हम गंदे हाथ ना लगाएं, तो वो ध्यान रखना है। और जो हमारा पर्सन है वो कभी भी मटके में या बोतल पे इस तरह से हाथ ना गंदे एकदम हाथ ना लगाए। तो जो बेसिक सी सावधानियां हैं, साबुन के साथ हाथ धोकर आप पानी का इस्तेमाल करें। और आप ध्यान रखें कि आप जब फल और सब्जियां काट रहे हैं उसके तुरंत बाद वो गंदे पानी में ना धोएं, बल्कि साफ पानी के बाद उनको इस्तेमाल में लाएं। और ये जो हाथ धोने की बात है, ये तो हम पिछले 2 साल से मास्क लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं ताकि कोविड से बच सके। और यही चीज अगर हम आगे भी करते जाएंगे तो कोविड से तो बचेंगे ही, साथ साथ ये जो पानी हम पीते हैं वो भी हम उससे भी बचेंगे कि उससे कोई इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर साहब, यहां मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आज जब हम ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, माहौल में आसपास गर्मी बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती हुई गर्मी में हर इंसान पानी पीता है, बहुत पानी पीता है, प्यास लगती है। तो इन दिनों कैसे अपने आप को ध्यान रखना है, क्या खास ध्यान रखना है? जब धूप से आए घर पे तब क्या करना है ताकि हम गर्मी से बच सकें, हीट स्ट्रोक से बच सकें? आपने बिल्कुल सही कहा। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और पिछली 2 शताब्दियों में हमने देखा है कि टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है। और सारे जो मॉडल्स और कैलकुलेशन है वो ये कहते हैं कि अगर ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ा तो जो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही खतरनाक होंगे। और वो खतरनाक किस तरह से होंगे? हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट देख रहे हैं, हम प्राकृतिक त्रासदियां देख रहे हैं, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, जहां बर्फ नहीं गिरती थी वहां बर्फ, या इस तरह से आप देखेंगे कि इन सब की इवेंट की ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ये बढ़ चुकी है। और ये जो प्रभाव हैं आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट को अपने छोटे छोटे कदमों से कम करें। अब बात आई कि इस साल की अगर हम देखें तो हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी तेजी से बढ़ गया, यानी कि मार्च में ही हम अप्रैल मई वाली गर्मी देख रहे थे। तो उससे रिलेटेड, यानी कि जो गर्मी से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसको हम हीट रिलेटेड इलनेस कहते हैं, उनके बढ़ने की भी संभावना रहती है। और भारत सरकार ने 2015 में 0 हीट वेव रिलेटेड डेथ का लक्ष्य रखा था, यानी कि जो पिछले 25 सालों में हमने देखा था कि लगभग 25,000 मौतें हीट वेव की वजह से हुई थी, वो ना हो। यानी कि गर्मी से संबंधित बीमारी, उष्माघात, लू लगना जिसे हम कहते हैं, ये बीमारी ना हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल से उपाय है। पहली चीज, आप जो पीक सन आवर है, यानी कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर है, नॉर्मली 12 से 4 के बीच ना निकले। दूसरी चीज, अपनी एक पानी की बोतल लेके चलें, अपना जो छाता है उसको साथ लेके चलें, आपके पास टोपी होनी चाहिए या गमछा जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को गर्मी की वजह से कमजोरी या चक्कर आ रहे हैं, तो आप उसको तुरंत पेड़ की छांव या ठंडे स्थान पर ले जाएं। अगर वो कॉन्शियस है तो आप उसको जूस या पानी का घोल या सिंपल पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस होता जा रहा है तो तुरंत आप 112 यानी कि एम्बुलेंस बुलाइए, या नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां पर उसको लेकर जाइए। और एक और चीज मैं इसमें बताना भूल गया कि अगर जो व्यक्ति है जो बीमार है, कॉन्शियस है लेकिन उल्टी लगने की फीलिंग आ रही है, तो उसको उल्टा आप पेट के बल लेटाइए और उसके पैर थोड़े ऊपर रखिएगा। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया पानी का घोल, और इस बढ़ती हुई गर्मी में जब पसीना ज्यादा आता है तो शरीर में से नमक बाहर निकलता है, सॉल्ट्स निकल जाते हैं, तो उसमें सॉल्ट की भी कमी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए वो पानी का घोल कैसे देना है, कब देना है, ये सब भी बताइए।
बिल्कुल, आपने जो पूछा है बेसिकली ये डिहाइड्रेशन है। यानी कि अगर आपको प्यास लगे, आपके होंठ सूखने लगे, या आपको लगे कि आपके जो यूरिनेशन है उसका बहुत ही डार्क कलर हो गया, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं डिहाइड्रेशन के। इसके लिए हम सिंपल सा एक उपाय कहते हैं कि आप 1 चुटकी नमक और एक थोड़ी सी चीनी, आधा चम्मच चीनी, उसको मिलाइए, और अगर आपके पास नींबू है तो ठीक है, नहीं तो उसको तुरंत पिला दीजिए। तो ये ORS हो गया। लेकिन आप मार्केट से एक कोई भी कॉमन सेंस से लेकर ORS का वो भी पिला सकते हैं। तो ये जो है ये डिहाइड्रेशन से हमारी जो लड़ाई है उसको जीतने में मदद करेगा। तो डॉक्टर साहब, अगर मरीज ऐसा घोल पीता है और साथ ही साथ उसको उल्टी आ रही है, तो उस स्थिति में क्या उसको घोल पिलाते रहना है, क्या करना है? नहीं, देखिए, अगर वोमिट है तो आपको तुरंत उसे अस्पताल लेके जाना है। और अस्पताल पहुंचने से पहले क्या फर्स्ट एड? देखिए, अगर जो व्यक्ति है वो कॉन्शियस है, आपसे बात कर पा रहा है, तो आप उसको तब ORS या ये कोई भी जूस या इस तरह का पानी दे सकती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अनकॉन्शियस है, उसको वोमिट आ रही है, तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो उसे आप डॉक्टर के पास ले जाएं और उनकी उचित सलाह के अनुसार उनका ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में इस बढ़ती हुई गर्मी में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे ताकि वो इस बढ़ती हुई गर्मी से बच सके, और अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आए तो उसमें उन्हें क्या करना है, उसके बारे में संक्षेप में उन्हें बताइए। देखिए, मेरा यही कहना है कि जो हीट संबंधित बीमारियां हैं, जिसे हम लू लगना या हीट रिलेटेड इलनेस कहते हैं, इनसे हम बहुत ही सामान्य तरीके हैं उनको अपनाकर बच सकते हैं। जो मैंने इसी चर्चा में बताए तो उनको अपनाएं। दूसरी चीज, जो हमारे आसपास पशु पक्षी हैं उनके लिए भी एक कटोरा अगर आप पानी का रख सकें तो आपकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होगा, जो ये छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनकी भी लाइफ बचाने के लिए। देखिए, जो हमारी हीट से लड़ाई है, इसके लिए हमारी एक नई कॉमिक श्रृंखला हमने शुरू की है। आपने ध्यान दिया होगा कि 9 मार्च 2020 में हमारी पहली श्रृंखला भारत सरकार ने रिलीज की थी, जिसका नाम था किड्स वायु एंड कोरोना, हु विंस द फाइट। और अब कोविड के बाद जो हमारी नेक्स्ट सीरीज आ रही है उसका नाम है किड्स वायु एंड क्लाइमेट चेंज, हीट वेव स्ट्राइक। और इस कॉमिक के माध्यम से हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं कि वो किस तरह से हीट रिलेटेड इलनेस को जीरो मतलब मृत्यु दर पे लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ना तो बच्चे बीमार होंगे, ना उनके पेरेंट्स बीमार होंगे, ना उनके दादा दादी बीमार होंगे। तो इस तरह से हम अपने जो हीट रिलेटेड इलनेस है उनको कम करने के लिए बच्चों के साथ मिलके एक मुहिम चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कॉमिक सीरीज कहाँ अवेलेबल है, कहाँ मिल जाएंगे? देखिए, जो किड्स वायु एंड कोरोना अगर आप कॉमिक देखें तो ये जो कोविड वाली है वो भारत सरकार की वेबसाइट पे है। अदरवाइज जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी PGIMER चंडीगढ़ की वेबसाइट पर भी ये कॉमिक उपलब्ध होती हैं। डॉक्टर रविंदर खैवाल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने FM लाइफलाइन कार्यक्रम में एक एक्सपर्ट के रूप में भाग लिया और श्रोताओं की बहुत सी शंकाओं को दूर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस बढ़ती हुई गर्मी में आपके द्वारा बताई गई टिप्स को अगर हम अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लेंगे, अपनी रोज की दिनचर्या में ले आएंगे, तो हम इन बीमारियों से बच सकेंगे और एक स्वस्थ समाज हम बना सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया स्वरण लता ने। नमस्कार, शुक्रिया। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।